मेरा नाम राखी है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी और मेरा एक भाई है। मेरे पिताजी 5 साल पहले ही इस दुनिया से चले गए। मेरे भाई की शादी मेरे पापा की दोस्त की बेटी के साथ हुई थी। मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक बाहर से दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुलने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन बाहर गई। मैं जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, मैंने देखा कि भाभी रोती हुई घर के अंदर आ गईं और भागते भागते अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर ली, जबकि मम्मी उनके पीछे बहुत जल्दी से अंदर आईं। मैं जब मम्मी से भाभी के रोने की वजह पूछी, तब वह मुझसे कहने लगी कि वह नाटक कर रही है, तुम इस पर ध्यान न देकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मम्मी की बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई कि भाभी तो इतनी अच्छी हैं, उन्होंने कभी किसी किस्म का नाटक या मस्करी नहीं की, तो फिर मम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। यह सोचते हुए मैं अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगी। पूरा दिन यूं ही गुजर गया। पूरे दिन भाभी अपने कमरे में से बाहर नहीं निकली थी और मेरी एग्ज़ाम आने वाले थे, तो मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मजबूरन खाना भी मम्मी को ही बनाना पड़ा। यह मेरे लिए आज के दिन का दूसरा सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि जब से भाभी शादी करके आई थीं, उन्होंने मुझे और मम्मी को रसोई में कदम तक नहीं रखने दिया था, क्योंकि वह रसोई का सभी काम खुद बहुत अच्छे से करती थीं और मेरे भाई किसी और शहर में नौकरी करते थे। कल वह घर आने वाले थे। अक्सर भाई जब घर आते थे, तब भाभी अपने हाथों से उनका पसंदीदा खाना बनाती थीं और फिर बाद में खुद भी अच्छे से सज धज कर तैयार होकर उनका इंतज़ार करती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन मैं चुपचाप यह सब होता देख रही थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे सख्ती से सब बताने से मना कर दिया था और भाभी खुद को कमरे में बंद किए हुए बैठी थी। सुबह हो गई, दूसरा दिन भी ऐसे ही चला गया। भाभी ने खुद को अभी भी कमरे से बाहर नहीं निकाला और खाना आज भी मम्मी ने खुद ही बनाया। आज भाई घर आए, डाइनिंग टेबल पर भाभी को नहीं पाया, तो मम्मी से उनके ना होने की वजह पूछने लगे, तो मम्मी ने हड़बड़ाकर बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने हैरान होकर मम्मी की तरफ देखा, तो मम्मी ने मुझे घूरकर चुप रहने का इशारा किया। मैं भी खामोश हो गई कि चलो भाई जब कमरे में जाएंगे तो भाभी से बात करने के बाद सच वैसे ही सामने आ जाएगा। हम सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए, लेकिन भाभी का कमरा अंदर से बंद था, तो भाई घबराहट में जल्दी से कमरे की डुप्लीकेट चाबी लेकर आए और कमरा खोलने लगे। भाई जैसे ही रूम में गए, तो उन्होंने देखा कि भाभी अभी तक रो रही हैं। भाई ने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और उनके नज़दीक चले गए। मैं पानी देने मम्मी के कमरे में गई थी और जब वापस आ रही थी, तो मैंने देखा कि भाई बहुत गुस्से में मम्मी के कमरे की ओर चले गए, लेकिन मुझे देखकर कहने लगे कि तुम पायल के कमरे में जाओ, मुझे मम्मी से कुछ अकेले में बात करनी है। मैं भैया का हुक्म सुनते ही एकदम कमरे से बाहर चली गई, लेकिन मुझे कल से भाभी के रोने की वजह जाननी थी, इसलिए मैं दरवाजे के पीछे छुपकर भैया और मम्मी की बातें सुनने लगी, जिसको सुनने से मुझे अपने कानों पर शक होने लगा कि शायद मैंने ही कुछ गलत सुना हो, कि भला मम्मी ऐसे कैसे कर सकती हैं। भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी, आपको भगवान का वास्ता, आप मेरी पत्नी की जान छोड़ दो, वह बहुत ही सीधी और सुशील है, आप उससे ऐसा काम ना करवाइए। जब भगवान को हमें संतान देनी होगी तो वह खुद दे देगा, लेकिन मैं अब आपसे कह रहा हूँ कि आज के बाद अगर आप मेरी पत्नी को किसी पंडित के पास लेकर गईं, तो याद रखिएगा मैं पत्नी के साथ लेकर चला जाऊंगा और यह घर छोड़ दूंगा। यह सिर्फ धर्म की नहीं है। भाई के घर छोड़ने की बात पर मम्मी भाई की बात मान गई और कहने लगी कि बेटा, यह सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ, तुम्हारी संतान का मुंह देखने के लिए ही तो यह जतन कर रही हूँ। लेकिन बेटा, तुझे अगर पसंद नहीं है तो मैं नहीं लेकर जाऊँगी दोबारा उसे। लेकिन बेटा देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू यह घर छोड़कर मत जाना। मैं कैसे रह पाऊँगी तुम लोगों के बिना। भाई मम्मी की बात सुनकर थोड़ा ठंडा पड़ गए और मम्मी को गले लगाकर बोले कि मम्मी, मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन याद रखिएगा मेरी पत्नी सीधी सादी है, उसे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
भगवान के लिए उसे किसी के सामने ना लेकर जाएं। मम्मी ने हाँ में सिर हिला दिया। भाई उनका माथा चूमकर अपने कमरे में चले गए। भाई के जाते ही मैं दरवाजे के पीछे से निकलकर धीरे धीरे अपने रूम में चली गई, लेकिन कमरे में आते ही मैं लगातार अपने कमरे के चक्कर काटने लगी। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर मम्मी भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मम्मी भाभी को आखिर किस पंडित के पास लेकर गई थी? क्यों भाई बार बार एक ही बात किए जा रहे थे कि मम्मी मेरी पत्नी बहुत सीधी है, यह सब नहीं कर सकती, उसे तो यह सब अच्छा नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, दाल में कुछ काला है। यह मेरे दिमाग में एकदम आया कि कहीं मम्मी भाभी से कुछ गलत काम तो नहीं करवा रही। यह सोचते ही मैं एकदम अपनी ही सोच को ना में बदल दी। ऐसा नहीं हो सकता, भला मम्मी भाभी के साथ ऐसा क्यों करेंगी? मम्मी अपने ही बेटे का घर कैसे उजाड़ सकती हैं? लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो भाई बार बार मम्मी से ऐसा क्यों कहते कि मेरी पत्नी बहुत सुशील है? कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैं इन सब में बहुत देर तक उलझी रही। आखिर मैं इन सब से तंग आ चुकी थी, इसलिए सर झटक कर पढ़ाई करने बैठ गई। पूरे 8 दिन तक हम सब के साथ गुजारकर भाई अपनी जॉब के लिए दूसरे शहर चले गए थे। दिन यूं ही गुजरने लगे, फिर सब कुछ पहले जैसा होने लगा। मम्मी उस दिन भाई की दी धमकी के बाद भाभी को किसी भी पंडित के पास लेकर नहीं गई थी, इसलिए भाभी बहुत ही खुश रहती थी। भाभी अब हर काम पहले की तरह करने लगी थी और मेरे साथ भी बहुत अच्छे से पेश आने लगी थी। लेकिन मैं जब भी उनसे उस बात का जिक्र करती जिस दिन वह रोते हुए घर आई थी, तो वह घबराकर बात को टाल देती और एकदम से मेरे पास से उठकर चली जाती। मुझे इनके इस व्यवहार से बहुत हैरानी होती कि आखिर भाभी इस तरह घबराकर क्यों रहती हैं और मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही। दूसरी तरफ मम्मी का व्यवहार भी मुझे हैरान और परेशान कर रहा था। वह अक्सर भाभी के कमरे में घुसकर उन्हें पता नहीं क्या क्या कहती रहती, लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे में जाती तो मम्मी और भाभी दोनों ही घबरा जाती। बल्कि मम्मी तो मुझे बहुत गुस्से से सुना देती और कभी कभी तो कमरे से निकाल जाने का भी कह देती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर ऐसा कौन सा राज चल रहा है। मम्मी और भाभी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं, जैसे कि कोई राज छुपा रही हैं। वहाँ को तो कुछ ऐसा है जो गलत है। मम्मी हम सबसे छुपाकर भाभी से करवा रही थी, लेकिन ऐसा आखिर कौन सा राज था? मुझे यह सारे सवाल बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मासूम सी भाभी के साथ कुछ भी गलत हो, लेकिन मुझे सच तो मालूम ही नहीं था। मैं ऐसे कैसे किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकती थी? इसलिए मैं मजबूर होकर खामोशी से सही वक्त का इंतज़ार करने लगी और अब मैं घर में बहुत ज़्यादा घुटन होने लगी थी। भाभी घर का सारा काम करके चुपके से कमरे में जाकर बंद हो जाती। भाभी ने अब मेरे पास बैठना और बोलना भी बंद कर दिया था और उसकी वजह यह थी कि वह जब भी मेरे पास बैठती तो मैं वही सवाल करने लग जाती। इसलिए उन्होंने मुझसे अब दूरी बनाना शुरू कर दी थी। जबकि मम्मी तो गुस्से से घूरती रहती थी, जैसे उनका कोई अहम मकसद पूरा हो रहा हो, लेकिन मेरे पूछने से मुझे सख्ती से डांट देती। मैं बहुत परेशान थी। भाई के आने का इंतज़ार करने लगी। मैंने 2-3 बार भाई को फ़ोन करके कहा कि भाई इस बार प्लीज़ जल्दी घर आ जाइए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। लेकिन भाई ने कहा कि राखी बेटा मैं तुम्हारे बुलाने पर आ जाता, लेकिन इस महीने सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं, इसलिए मैं चाहकर भी नहीं आ सकता। राखी बस कुछ दिन की बात है, फिर मुझे आना ही है, फिर हम दोनों बैठकर आराम से बातें करेंगे। भाई की मजबूरी को देखते हुए मुझे चुप रहना पड़ा। मैं चुपचाप भाई के आने का इंतज़ार करने लगी। एक दिन मम्मी की दोस्त मिठाई का डिब्बा लेकर हमारे घर आई और मम्मी से मिलकर वह मम्मी की आंखों ही आंखों में कुछ इशारे करने लगी। मुझे उनकी यह हरकत बिल्कुल भी सही नहीं लगी, बल्कि उनकी सारी हरकतें बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही थी और मम्मी भी उनकी इस अजीब सी हरकत में उनका पूरा साथ दे रही थी, जबकि उनकी यही चीज़ मुझे चौंकाने पर मजबूर कर रही थी। थोड़ी देर गुजरी, तभी भाभी नाश्ते से भरी ट्रे लेकर आ गईं। भाभी ने ट्रे रखने के बाद उठकर जाने लगी। तभी मम्मी की दोस्त राधिका आंटी ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया। तभी भाभी ने उनको सवाल भरी नज़रों से देखा। राधिका आंटी के कुछ भी बोलने से पहले मम्मी ने बोल दिया, पायल बेटा थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ, मेरी दोस्त तुमसे कुछ बात करना चाहती है। मम्मी और उनके दोस्त राधिका आंटी बार बार नज़रों से बातें कर रही थी और फिर उन दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट मुझे किसी अनहोनी का अंदाज़ा करा रही थी।
राधिका आंटी भाभी का हाथ पकड़कर मगरूर व्यवहार से कहने लगी कि देखो पायल, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ मेरे बेटे की शादी को, और देखो मेरी बहू ने मुझे दादी का सुख दे दिया। अपनी शादी के पहले ही साल मेरी बहू ने मेरी गोद में एक पोता डाल दिया। मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। राधिका आंटी का अंदाज कुछ ऐसा था कि जिसे भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हों। भाभी बेचारी अपना सिर नीचे करके सब सुन रही थी। वह और कर भी क्या सकती थी। इतनी ही देर में मम्मी की दोस्त बोल पड़ी। वह बाकायदा भाभी से पूछने लगी, तुम्हारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, तुमने कोई खुशी नहीं सुनाई अभी तक। भाभी उनका यह सवाल सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। वह अपना सर झुकाए ना में सर हिलाने लगी। राधिका आंटी फिर से भाभी का चेहरा छूकर कहने लगी कि बेटा, हो तो तुम बहुत खूबसूरत, तुम में कोई कमी भी नहीं है, तो आखिर बात क्या है कि अभी तक खाली दामन है। फिर वह एकदम चेहरे पर हाथ रखकर कहने लगी, कहीं तुम बांझ तो नहीं। उनका यह सवाल सुनकर भाभी जोर से रोने लगी और कहने लगी कि नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। जब भगवान को मंजूर होगा तब भगवान मेरी झोली भर देंगे। आंटी भाभी की बात सुनकर अपना चेहरा मुरझाकर बोली कि बेटा, दुआ के साथ साथ दवा भी ज़रूरी है, लेकिन आजकल की लड़कियों को कहाँ समझ आता है। उनकी बात सुनकर भाभी अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए अपने कमरे में चली गई। राधिका आंटी के जाने के बाद भाभी थोड़ी देर में ही अपने कमरे से बाहर निकलकर मम्मी के पास आ गई और अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी कि मम्मी, मैं राजी हूँ उस पंडित के पास जाने के लिए, बस यह बात किसी भी तरह मेरे पति को पता न चले। तभी मम्मी मुस्कुराकर कहने लगी, यह तो तूने बहुत अच्छा फैसला किया, और भला मैं क्यों बताऊंगी अपने बेटे को, बल्कि तू यह ख्याल रखना कि किसी भी तरह यह बात तेरे पति के कानों तक ना पहुँचे। भाभी रोते हुए मम्मी से कहने लगी कि बस अब मुझसे और बांझपन के ताने नहीं सहे जाते, इसलिए मैंने यह फैसला कर लिया है और आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी भी तरह यह बात अपने पति को पता नहीं लगने दूंगी। भाभी यह कहते हुए दोबारा अपने कमरे में चली गईं, जबकि भाभी के जाते ही मम्मी भी हंसती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। मम्मी का यह व्यवहार मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैं भी मम्मी के पीछे पीछे उनके दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और अंदर झांकने लगी कि मैंने सुना कि मम्मी कह रही थी, वाह राधिका, क्या एक्टिंग की है तूने। देख, तेरा नाटक आज काम कर गया। तेरे घर से जाते ही मेरी बहू मेरे पास आई और वह राजी हो गई, जिसके लिए शायद मैं उसे कभी राजी नहीं कर सकती थी। देख राधिका, तेरी एक चाल से मेरी बहू पंडित के पास जाने के लिए तैयार हो गई। अरे मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बहू उस पंडित के पास जाने के लिए मान गई है। मम्मी खुशी खुशी बोले जा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब और यहाँ खड़ी रही तो मैं भी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। मेरे लिए तो यह सोचना भी जान का बवाल था कि मम्मी ने किस तरह भाभी को अपने इस घिनौने जाल में फंसाया था। मम्मी ऐसे कैसे कर सकती हैं। मैं यही सब सोचने में मगन थी। जो मुझे मम्मी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो मैं जल्दी जल्दी उनको दरवाजे से निकलकर एकदम अपने कमरे में आ गई। भाभी के कमरे में जाकर मम्मी भाभी से कहकर आई थी कि कल शाम तैयार रहना, हम 6 बजे पंडित जी के पास चलेंगे। मम्मी और भाभी तो रात का खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो गईं। मेरा तो खाना खाने का भी मन नहीं था और ना ही मुझे पूरी रात नींद आई। मैं तो पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही और यही सोच रही थी कि आखिर कल मम्मी भाभी के साथ क्या करने वाली हैं। यही सब उलझन में मेरी कब आंख लग गई मुझे तो पता ही नहीं चला। रात देर से सोने की वजह से सुबह मेरी आंख बहुत लेट खुली थी। मैं जल्दी जल्दी उठकर बाहर गई। मैं यह सोचकर परेशान हो रही थी कि मम्मी भाभी को लेकर चली तो नहीं गई, लेकिन मैं घर के आंगन में गई तो मैंने देखा भाभी वहीं है। ऐसे ही टेंशन से वक्त गुजरता गया। शाम को मैंने देखा कि भाभी तैयार खड़ी हुई हैं, मम्मी का इंतज़ार कर रही हैं, जबकि मम्मी का पता नहीं किससे अंदर अपने कमरे में बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद मम्मी बाहर आ गईं। भाभी से कहने लगी, अब तुम्हारे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। मम्मी की बात सुनकर भाभी खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। मुझे यह जानकर बहुत परेशानी हुई, आखिर मम्मी ने क्यों अपनी खुद की चाल बेकार जाने दी। फिर मैंने सोचा था कि शायद मम्मी के दिल में भगवान का डर होगा।
मैं भी खुश होकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मम्मी एक बड़ी सी पोटली उठाकर घबराते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि आप इस तरह कहाँ जा रही हैं? तो मम्मी फ़ौरन गुस्से में बोली कि तू चुपचाप अपने कमरे में जा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैं मम्मी का यह व्यवहार देखकर बहुत हैरान रह गई और चुपचाप रसोई में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाने के बाद मैं वहीं बैठकर पीने लगी। तभी मैंने 2 घूंट पिए ही थे कि मैंने देखा मम्मी जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर आ गईं। दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और सीधे भाभी के कमरे में चली गईं। मैं भी अपनी चाय वहीं छोड़कर उनके पीछे पीछे भाभी के कमरे में चली गई। मम्मी ने अपने दुपट्टे से एक बोतल खोलकर भाभी को दी। वह कहने लगी कि पंडित जी ने यह तेल दिया है और वह कह रहे थे कि यह तेल बांझ औरतों के लिए तैयार किया है। ना जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियों से बनाया है। पंडित जी कह रहे थे कि तुम्हें रोज़ाना यह तेल अपने पेट पर लगाना है। देखना तुम कुछ दिनों में ही गर्भवती हो जाओगी। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने इस तेल को बड़ी मेहनत से बनाया है। भाभी ने तो मम्मी की बातों पर यकीन कर लिया, यह तेल लगा लिया। लेकिन मुझे मम्मी के उस पंडित की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और ना ही उस जड़ी बूटी वाले तेल पर यकीन था। आखिर मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अभी तक ऐसा कोई भी तेल विज्ञान नहीं बना पाया है। यह तो सरासर झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यह सब सोच रही थी कि तभी भाई के जोरदार नमस्ते करने की आवाज़ से मैं होश में आई और खुशी से जाकर उनके गले लग गई। भाई ने मुझसे कहा कि तुम क्या बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया कि बस मुझे आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने यह सब कह दिया। अब घर का माहौल खुशी से भर गया था। मम्मी भाई से छुपाकर वह तेल रोज़ भाभी को लगा रही थी और भाभी भी चुपचाप तेल लगवा लेती थी क्योंकि वह माँ बनना चाहती थी। एक दिन भाभी खुशी से मम्मी के पास आई और कहने लगी कि मुबारक हो मम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। मम्मी खुशी से भाभी को गले लगाकर उनके कान में कहने लगी कि देख लो तेल का करिश्मा। भाभी जी ज़ोर ज़ोर से हाँ में सिर हिलाने लगी, लेकिन मेरे लिए यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं इसलिए भाभी के कमरे में गई और वह तेल चुपके से अपने दुपट्टे में छुपाकर अपने कमरे में लेकर चली गई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि भाभी गर्भवती कैसे हो सकती हैं। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि सिर्फ एक तेल की बदौलत यह कैसे मुमकिन था। इसलिए अगले दिन यूनिवर्सिटी जाते हुए मैं वह तेल भी साथ ले गई और यूनिवर्सिटी पहुंचते ही मैं सीधा वह तेल टेस्ट लैब में लेकर गई और वहां के डीएम से बात करके एक टीचर की निगरानी में उस तेल का टेस्ट करवाया। टेस्ट में जो राज मेरे सामने आया उसने मुझे हैरान कर दिया। मुझे मालूम हुआ कि वह सादा सा गोले का तेल है। इसमें किसी भी तरह की कोई जड़ी बूटी और ना ही कोई दवा शामिल है। इस बात ने मुझे बहुत हैरान कर दिया था, इसलिए मैं तेल पकड़कर जल्दी से यूनिवर्सिटी से बाहर निकली। यूनिवर्सिटी से मैं सीधा भाभी को अस्पताल लेकर गई और भाभी का टेस्ट करवाया। टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ते ही डॉक्टर मुझसे कहने लगी, फूड पॉइजनिंग की वजह से भाभी को लगातार उल्टियाँ हो रही हैं। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की होने के बाद भी मैं इन सब बातों पर कैसे यकीन कर सकती थी। डॉक्टर के बताने के बाद मैं फ़ौरन भाभी को लेकर घर आई और आते ही भाभी भाई के सामने मम्मी को बुलाकर इस तेल की सच्चाई बताने लगी। मम्मी तो यह सब सुनते ही सदमे में चली गईं, जबकि भाभी रोते हुए कहने लगी कि मुझे तो पहले दिन से वो पंडित कोई फरेबी लगता था। जब मैं पहली बार उसके पास गई तो वह कभी मेरे हाथ पकड़ लेता तो कभी मेरे कंधे पर अपने बाजू रख देता। मैंने मम्मी को यह सब बताया, लेकिन मम्मी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मम्मी का भरोसा टूटा तो वह रोते हुए कहने लगी, मैं तो अपने बेटे की संतान देखने की खातिर इतनी अंधी हो गई थी कि उस फरेबी पंडित को पहचान नहीं सकी। यह मामूली सा तेल उसने मुझे 1 लाख रुपए लेकर दिया। मम्मी रोते हुए अपना माथा पीटने लगी थी। मैंने यह कह दिया, क्या कर दिया? हम अफसोस से एक दूसरे को देखने लगे। भाई ने एकदम उस फरेबी आदमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, क्योंकि उस आदमी के खिलाफ पहले भी बहुत सारी रिपोर्ट दर्ज थी। इसलिए अगले दिन उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका ठिकाना भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। भाई उस आदमी का अंजाम बताकर बस इतना बोले कि
मम्मी, अगर इस दुनिया में कोई पत्ता भी हिलता है तो वह भी भगवान की मर्जी से हिलता है। इसलिए भगवान पर यकीन करने से हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ता है। काश आपने भी भगवान पर यकीन किया होता और सब्र से काम लिया होता तो आज आपने अपनी सदियों की जमा पूंजी लुटाकर ना बैठी होती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सास ने पोते के लिए बहू के साथ सही किया? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।